आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, जम्मू कश्मीर में विकास से देना होगा पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। दिल्ली के कालकाजी में चला बुलडोजर, 1200 झुग्गियों को किया जा रहा है ध्वस्त। कानपुर में 6 साल की बच्ची से रेप, चिल्लाई तो मुंह में भर दिए पत्ते, ईंट से कुचला सिर। ऑपरेशन हनीमून, सुलझी राजा मर्डर मिस्ट्री, सोनम ही मास्टरमाइंड, सामने आई काली करतूत। आबादी बढ़ाने के लिए चीन के लोगों को ऑर्डर, कहा काम मत करो, बच्चे पैदा करो। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने जो काम किए थे उन्होंने केवल उसका उद्घाटन किया है, ये उनकी आदत है। जातिगत जनगणना इसीलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोगों को ओबीसी में जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा लोकतंत्र लोकतंत्र बोलते हैं। आज़ादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री ने उपसभापति का पद खाली नहीं रखा है, लेकिन इन्होंने अपने उस दोनों कार्यकाल में उस पद को खाली रखा है। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि इस देश में संविधान के तहत सरकार चलती है। वाले ही याद नहीं करते मेरे को, तो दूसरों का तो छोड़िए, देश का काम तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। हमने जो किया था उसको हमने आगे बढ़ा के इनॉग्रेट किया है, तो ये उनका आदत है कि जो हम तैयार करते हैं हरी झंडा बताना, तो बताने दो सर। ताव ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ जाति जनगणना कास्ट सेंसस फिट शुरू होगा क्या सर? नहीं, देखिए चंद चीजें ऐसे हैं उसमें से कि जो क्राइटेरिया पहले हमारे सिद्धरामैया के सरकार ने बनाई है, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, बहुत से क्राइटेरिया, वो तो रहेगा बेसिक। उसके साथ जो छुटा हुआ कोई अगर एक आधा ये है तो वो ऐड कर देंगे, लेकिन सेंसस इसलिए करना, रीसर्वे इसलिए करना पड़ रहा है, वो 10 साल का है। तो 10 साल में बहुत से लोग एसटी में आ गए हैं, एससी में आ गए हैं, और बहुत से लोग इवन ओबीसी, सॉरी एससी एसटी का तो अलग हो गया, ओबीसी में आ गए हैं। बहुत से लोगों को जोड़ा गया है। अब कौन से कम्युनिटी के कहाँ आ गए हैं वो सब देखकर सर्वे करना है, बाकी कुछ नहीं। सर, अब पीएम मोदी का लेटर लिखा है कि पेरेंट्स से इलेक्शन नहीं किया। देखो, मोदी डेमोक्रेसी बोलते हैं। अरे कोई प्राइम मिनिस्टर आजादी के बाद डिप्टी स्पीकर का पोस्ट खाली नहीं रखा। अपने दोनों पीरियड में, ये तीसरा पीरियड चल रहा है, वो खाली रखा है। और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि डिप्टी स्पीकर को किस ढंग से इलेक्ट करना। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अलीगढ़ गए, जहां उन्होंने शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र के शमशाद मार्केट स्थित आफ्ताब मंजिल पर पहुंचकर उन्होंने साजिद खान के निधन पर शोक जताया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बहुत सारी बातें की। जितनी डेवलपमेंट हो कम है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह का जंग हम लड़ रहे हैं, जिस तरह हालात को बिगाड़ने के लिए हमारा पड़ोसी मुल्क जो है तमाम कोशिशें कर रहा है, हमारी तो यही हमारी कोशिश, न सिर्फ कोशिश बल्कि हमें इसमें कामयाबी हासिल करनी होगी कि सबसे ज्यादा तरक्की और डेवलपमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में हो। कौन सा ओवरब्रिज? नहीं, अच्छी बात है। फिलहाल तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, इसी तरह बना रहे, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। कल रिजर्वेशन बिल पेश हो रहा था, रिजर्वेशन में राहत मिलेगी क्या? कहाँ रिजर्वेशन बिल? कौन सा? नहीं, कोई बिल पास नहीं, कोई बिल नहीं पेश हो रहा ना। अब हमारी जब असेंबली की सेशन नहीं है तो बिल कौन सा पेश होगा? कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, वो रिपोर्ट जो है कैबिनेट को अब पेश होना है। कैबिनेट की मीटिंग महीने में 2 बार होती है, इस महीने अभी हुई नहीं, कुछ दिनों में कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें रिजर्वेशन का जो उनका कैबिनेट सब कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं, जो उनका मशवरा है,
उसको कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, उसके बाद देख लेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार 4 सवाल पूछ रहे हैं, जिसका जवाब अभी तक नहीं हमें मिला है। ये सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कब करेंगे, ये कब विपक्ष के नेताओं से बात करेंगे। इंडिया गठबंधन ने मांग की थी कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए, तो क्या भाजपा 2 दिनों की चर्चा कराएंगे। और इस मुलाकात के बाद वो 4 सवाल और भी महत्व रखते हैं। पहला सवाल है कि आपने सांसदों से तो मिल लिया, 50 सांसदों से मिल लिया, जिनको आपने बाहर के देशों में भेजा था राष्ट्रीय हित में, पर कब आप सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे? कब आप विपक्षी पार्टियों की जो नेता हैं, लीडर हैं, एमपी नहीं, लीडर हैं अपोजिशन पार्टी के, दलों के, उनसे आप कब बातचीत करेंगे? उनको आप कब विश्वास में लेंगे? और जो मुद्दे उठे हैं पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उस पर कब बातचीत करेंगे? तो पहला सवाल यह है कि 2 सर्वदलीय बैठक तो हो गए, दोनों में आप मौजूद नहीं थे। क्या आप कष्ट करेंगे अब सांसदों से मिलने के बाद कि दल के नेताओं से भी आप मिलें और उनको विश्वास में लें? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, सारी इंडिया पार्टी ने मांग की थी कि एक पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जाए, ताकि इस गंभीर चुनौतियां जो हैं उस पर चर्चा हो, विदेश नीति को लेकर, कूटनीति को लेकर, सुरक्षा मामलों को लेकर। सिंदूर पर नहीं, क्योंकि वो एक मिलिट्री मामला है, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हो सकता, पर जो राजनीतिक मुद्दे हैं, कूटनीतिक मुद्दे हैं, सुरक्षा नीति से जुड़े हुए जो हैं, उन पर जो मुद्दे हैं, हमने विशेष सत्र की मांग की थी, वो तो आपने स्वीकारा नहीं, और 21 जुलाई को आपने पार्लियामेंट का सत्र बुलाया है। क्या आप कहेंगे स्पष्ट तरीके से कि उस सत्र में 2 दिन के लिए सुरक्षा को लेकर, सिंदूर को लेकर, पहलगाम को लेकर, चीन को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों को लेकर, क्या 2 दिन की चर्चा आप कराएंगे? ये आश्वासन दीजिए। ये हमारा दूसरा सवाल है कि क्या आप मॉनसून सत्र, विशेष सत्र छोड़िए, मॉनसून सत्र में क्या 2 दिन की चर्चा आप करवाएंगे? दिल्ली के कालकाजी में भूमिहीन कैंप में अवैध निर्माण पर बुलडोजर का एक्शन जारी है। करीब 1200 झुग्गियों पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा बलों के जवान मौजूद हैं। सुबह 5:30 बजे से ही अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। 3 दिन पहले रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि किसी भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी गरीब के घर को छुआ नहीं जाएगा। और आज आप देखिए, आपके सामने कितनी फोर्स लगी हुई है, कितने बुलडोजर लगे हुए हैं। पूरे भूमिहीन कैंप को खाली कर दिया गया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक एक करके गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है। लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं, गरीब इन्वर्टर कहाँ से खरीदेगा? बिजली का दाम बढ़ा दिया है, अब पानी का दाम बढ़ने वाला है। प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ रही है, गरीबों के घरों को तोड़ा जा रहा है। क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि गरीब दिल्ली से भाग जाएं? क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इन झुग्गियों में रहने वाले यूपी बिहार के जो लोग आते हैं दिल्ली में काम की तलाश में, क्या वो सब लोग यूपी बिहार वापस चले जाएं? भूमिहीन कैंप के निवासी यहाँ पे 20 साल, 30 साल, 40 साल से रह रहे हैं। जब चुनाव का समय आता है तब कहते हैं जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे। चुनाव जीतने के बाद बुलडोजर चलाते हैं। कहते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है। भाई कोर्ट से ऑर्डर कौन लेके आया? कोर्ट से ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी की डीडीए लेके आई, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार लेके आई, भारतीय जनता पार्टी की डूसिब लेके आई। इन गरीबों के खिलाफ बड़े बड़े वकील पेश करती है भारतीय जनता पार्टी, और ऐसा लगता है कि वो दिल्ली से गरीबों को हटाना चाहती है, भगाना चाहती है। जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी गरीब को देखती है, गरीब का घर तोड़ने में, गरीब की जिंदगी उजाड़ने में हर संभव कदम उठाती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने कहा कि महाकुंभ ऐतिहासिक है, एक दुखद घटना का हमें खेद है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं।
पीएम सीएम दुख जता चुके हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से अगर कैमरे के बाहर पूछेंगे तब भी वो वही कहेंगे कि 13 साल में देश 1300 साल आगे आया है। उनके अपराधियों, उनके माफिया, उनके दंगाइयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई है। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा 2027 में साफ होने वाला है। आपके बीच में आया हूँ, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ विषय हर क्षेत्र में भारत ने प्रगति किया है। अर्थव्यवस्था हमारी दुनिया में डंका बजा रही है। सामरिक दृष्टि से हम विश्व की महाशक्ति बन चुके हैं। भारत निरंतर प्रगति के पथ पर आगे है और आगे रहेगा और भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। नीट पेपर को लेकर लगातार विद्यार्थी धरने पे बैठे आप लोकल में 11 साल पे सवाल आपसे कह रहा हूँ, कर लीजिए आप आज अखिलेश यादव कानून व्यवस्था को लेकर और 11 साल की जो उपलब्धि गिनाई जा रही है उसको लेकर के लगातार कस रहा है। देखिए, श्री अखिलेश यादव सबसे ज्यादा उनकी परेशानी 11 साल की उपलब्धियों की नहीं है। अगर कैमरा के बाहर आप उनसे पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि 11 साल में देश 1100 साल आगे गया है, लेकिन जब कैमरा लगाएंगे तो वो कहेंगे 11 साल में कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि उनके अपराधी, उनके गुंडे, उनके माफिया, उनके दंगाई, उनके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई हुई है कि वह तिलमिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा चूंकि 2027 में साफ होने वाला है और समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बनने वाली है, और ये कांग्रेस पार्टी जो बीच बीच में उछल कूद करती है वो स्वयं आईसीयू में पड़ी हुई है, वो वेंटिलेटर पे जाने वाली। धन्यवाद। यूपी के कानपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक वैश्य ने 6 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बना डाला। बच्ची ने जब विरोध किया तो आरोपी ने उसके मुंह में पत्ते भर दिए। यही नहीं, उसके सिर पर ईंट से कई वार किए। उसे मरा हुआ समझकर वो छोड़कर भाग गया। घटना का पता परिजनों को चलते ही कोहराम मच गया। आनन फानन में बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 10/6/2025 को शाम को इंस्पेक्टर घाटमपुर को यूपी 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला जवाहर नगर कस्बा घाटमपुर की एक लगभग 5 वर्षीय एक लड़की को घायल अवस्था में सीएससी घाटमपुर ले जाया गया है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर घाटमपुर, एसीपी घाटमपुर एवं अन्य पुलिस की टीम वहां पहुंची और वहां पर वार्ता के क्रम में फिर डॉक्टर्स ने उस लड़की को उचित इलाज हेतु हायर सेंटर हैलेट हॉस्पिटल कानपुर रेफर कर दिया गया। प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत कानपुर शहर में ग्रीन कॉरिडोर बना करके पीड़िता को तत्काल हैलेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मौके पे सभी उच्चाधिकारी मौजूद हैं। परिजनों ने उसके साथ कुछ गलत कार्य होने की भी आशंका जताई है। इस संबंध में डॉक्टर्स की टीम उसका परीक्षण कर रही है और अभियुक्त की गिरफ्तारी है तो इसमें 3 टीमें गठित कर दी गई है। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। अभी तहरीर प्राप्त नहीं है, तहरीर प्राप्त करके इसमें उचित धाराओं में अभियोग दर्ज कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कर। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है और राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। नेता एक दूसरे पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आरजेडी के नेता लालू यादव ने राज्य में बढ़ते अपराध और खराब होती कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा, तो इस बयान पर जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने लालू यादव पर हमला बोला है। 5 बजे के बाद शाम 5 बजे से पहले लोगों को गोली मार दी जा रही है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। कौन बोला है? लालू यादव ने ट्वीट किया है। लालू यादव नहीं ट्वीट करते हैं, उनका असिस्टेंट सब है, वो लिख के ट्वीट करता है। लालू जी कहाँ ट्वीट करते हैं? लेकिन लालू जी ये बात कह रहे हैं, अपराध के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे है जो कि जंगल में शेर शाकाहारी होने का बात करे। लालू जी अगर कानून व्यवस्था की बात करेंगे तब तो वही बात हो जाएगी कि अगर कोई बूढ़ा शेर आकर कहे कि अब मैं दूध पीऊंगा, शाकाहारी बन के रहूंगा, तो कोई उसकी बात मानेगा? अरे भाई, तो हर व्यक्ति का जवाब देना जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति का जवाब देना जरूरी नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो बिहार की जनता के सामने है। जनता उसको देख रही है और आप लोग भी देख रहे हैं। और नीतीश कुमार का क्या दुर्दशा है वो जनता बता रही है। सब टाटा बाय बाय बोल दिया। किसी भी गांव में हम हाथ उठा के पूछते भैया नीतीश को रखना है कि हटाना है,
100% आदमी कह रहा है कि हटाना है। और वहाँ मंत्रालय में बैठ के लूटने वाला सब उगाही मंत्री सब जो बिहार की जनता को लूट रहा है वो क्या बोलेगा? वो तो यही बोलेगा कि हम लोग का ही अच्छा चलेगा। तब मंत्री पद छोड़ दे। अब बिहार में क्राइम के खिलाफ में खासकर दलित परिवार के, अभी तो दलित परिवार के बच्चे के साथ इतना विभत्स बलात्कार हुआ, रेप हुआ। जीतन राम मांझी कहाँ थे? बैठे हुए हैं केंद्र सरकार के में मंत्री बन के। और गोलीबारी हो रही है सर, आप क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, हम लोग तो पिछले 4 साल से कह रहे हैं कि इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर अक्षम है, स्वस्थ नहीं है, वो मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। और आप ये बताइए, मैं किसी बात पर आरोप लगाता हूं तो कहता है मानहानि का दावा करेंगे। हम आपको कह रहे हैं हम पर मानहानि का केस करो। हम कह रहे हैं नीतीश कुमार का मानसिक हालत ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शाम विदेश से लौटे मल्टी पार्टी डेलीगेशन के सदस्यों से मुलाकात की थी। इस डेलीगेशन ने पीएम मोदी के साथ अपने अनुभव को साझा किया था। डेलीगेशन में ज़्यादातर वर्तमान सांसद थे। पीएम मोदी और डेलीगेशन के बीच क्या कुछ बात हुई, इसके बारे में आज जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने बताया। डेलीगेशन हेड कर रहे थे, क्या अपने अपने हिसाब से जो हम लोग का फीडबैक था, एक रिपोर्ट भी दिया है वहाँ पर प्रधानमंत्री जी के यहाँ। और साथ में जितने हमारे साथी थे सब लोगों ने अपना अपना अनुभव शेयर किया कि हम लोगों ने ये बात रखा, वहाँ से जो रिस्पांस था या किस तरह लोग दुनिया में चीज़ों को देखते हैं, या भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की हो गई तो दुनिया के नज़र में कितनी बड़ी बात ये हो रही है, या आगे और क्या कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने पूछा भी सबसे कि आगे और इसमें आप लोगों का क्या सुझाव है। या सबसे बड़ी बात थी कि हमको लगता है कि मैक्सिमम टाइम वो सबकी बात सुन रहे थे, सबको समय दिया अपनी बात रखने के लिए और बिल्कुल पेशेंटली सबकी बात सुने। सबसे बड़ी बात ये थी। और एक लार्जर जो एक ये है कि जो क्योंकि ये प्रॉब्लम बिहार देश का है वो सही है, लेकिन कोई भी एरिया अछूता नहीं रहेगा। कोई कंट्री ये कहे कि वो बच जाएगा, ये संभव नहीं है। ये जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है बहुत लोगों के उसमें, तो इससे तो वेस्ट भी अफेक्टेड है, या अमेरिका पहले अफेक्टेड हुआ, या दुनिया का अन्य एरिया भी अफेक्टेड होगा। इवन जो मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया वगैरह, वहाँ भी डी रेडिकलाइज करने का कैंपेन चल रहा है। तो ये सारी बात उनके नॉलेज में जो हम लोगों ने फर्स्ट हैंड अनुभव किया वो सारी बात उनके जानकारी में हम लोगों ने दिया। प्रधानमंत्री जी 2 बात को लेकर के, एक तो जो उन्होंने भेजा था ऑल पार्टी डेलीगेशन, जिसका मतलब पूरा देश एक वॉइस में बात कर रहा था आतंकवाद के खिलाफ, तो ये उनके जानकारी में ये आया। और दूसरा जो है आपको जो दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि अब जो इंडिया का स्टैंड है खास करके आतंकवाद के खिलाफ, उसमें जीरो टॉलरेंस जो नीति है, सिर्फ कहने में नहीं प्रैक्टिस में ये बात दुनिया में जाके हम लोगों ने जो बताई, या न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। तो सारी बात उन्होंने सुनी सबकी, और एक तरह से सबको के काम को एक तरह से अप्रिशिएट भी किया कि नहीं जिस तरह से बात रखी गई है उनको भी अपना फीडबैक सिस्टम होगा, वो ठीक रहा उसे। शिलांग पुलिस के ऑपरेशन हनीमून के तहत इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के सनसनीखेज हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। हत्याकांड में लापता पत्नी सोनम को पकड़वाने के बाद से ही पुलिस उसके कथित प्रेमी और साथियों से पूछताछ कर रही है। हत्याकांड में पत्नी और उससे जुड़े आरोपियों ने एक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल लगातार कई दिनों तक किया। इस नंबर ने ही पूरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में शिलांग ईस्ट खासी हिल्स सौरा पुलिस को बड़ी सफलता दिलाई। देखिए, उसमें ऑलरेडी टीम रवाना हो चुकी है और शिलांग पहुंच चुके हैं, और इंदौर पुलिस की जो असिस्टेंस इनके द्वारा मांगी गई थी 7 तारीख से टीम यहाँ पर थी, और कल रात को इंडिगो फ्लाइट से रवाना हो गई 9:45 पर, और शिलांग पहुंच भी गए हैं। जो मेरे डीएसपी जो क्राइम के से शिलांग से बात हुई थी, घटना को लेकर क्या अभी इस तरह का कोई अपडेट नहीं, चूंकि ये टीम जा चुकी है। चूंकि टीम की इन्वेस्टिगेशन में क्राइम ब्रांच साथ थी, क्राइम ब्रांच की कोई अलग से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है, ये मैं बहुत क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये शिलांग पुलिस की जो टीम आई थी यहाँ पर, उस समय ये ऑपरेशन शुरू किया गया था उनके साथ मिलकर। और आरोपी जो मेल आरोपी है और एक सोनम 5 आरोपी
इसके अलावा और भी किसी आरोपी का नाम सामने? अभी फिलहाल इन 4 आरोपियों के अलावा और अभी जो इन्वेस्टिगेशन जो इंदौर से संबंधित 4 आरोपी जो थे जो इन क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया था, इसके अलावा किसी भी प्रकार का इनपुट शिलोंग पुलिस के द्वारा इंदौर पुलिस को नहीं दिया गया है। अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में और किसी का नाम नहीं आया है ऑफिशियली या फिर अनऑफिशियली। लेकिन अगर शिलोंग पुलिस चूंकि जैसा कि मैंने बताया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर के निर्देश पर लगातार डीसीपी क्राइम ब्रांच इसमें सुपरवाइज कर रहे हैं। कोई भी अगर ऐसा पॉइंट दिया जाता है तो यथासंभव हर संभव इनमें मदद इन्वेस्टिगेशन में शिलोंग पुलिस को दी जाएगी। जितेंद्र कौन है और उसका क्या रोल है? इस तरह की कोई भी बात अनऑफिशियली ऑफिशियली सामने नहीं आई है। ये बैंक के अकाउंट इसके चेक किए गए? ये जैसा कि मैंने बताया शिलोंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो चली गई है। अब शिलोंग पुलिस अगर ऑफिशियली हमारे साथ शेयर करती है, कोई वेरीफाइड अगर पॉइंट करने को बोलती है तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन में क्राइम ब्रांच मदद करेगी। चारों आरोपियों के घर के और ठिकाने के अलावा कहाँ गए थे? ये एक तो विशाल चौहान के यहाँ पर यहाँ सर्चिंग की गई थी उससे जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ एविडेंस के सपोर्ट में, और दूसरा विक्टिम के यहाँ गए थे कुछ पूछताछ के लिए। अभी तक जो क्राइम ब्रांच साथ में थी, उसके अलावा फिर एयरपोर्ट गए जहाँ से वो लास्ट टाइम एयरपोर्ट से गए। मोबाइल और सिम तोड़ के ये उसके पास ही था। जो विशाल चौहान जो आरोपी इसमें जो है उसने जो बताया था उसके आधार पर एक स्पॉट पर गए थे जहाँ पर सर्चिंग की गई थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है। अभी इस तरह की बात उनकी तरह शेयर नहीं की गई थी। क्राइम ब्रांच चूंकि उनको बोला कि हमें एक ग्राउंड में चलना है, एक सिम को सर्च करना है, तो क्राइम ब्रांच ने असिस्ट किया। ये सर आरोपियों ने कबूला है कि किस तरह से उन्होंने मारा है? नहीं, इस तरह की कोई बात इन्वेस्टिगेशन में शिलोंग पुलिस की आई होगी, क्योंकि हमारे द्वारा केवल उनको असिस्ट किया गया है। राजस्थान के टोंक जिले में 8 युवकों की मंगलवार को बनास नदी में डूबने से मौत हो गई। टोंक के जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि जयपुर में 11 युवक पिकनिक मनाने टोंक की बनास नदी के पास पहुंचे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया और 8 युवक डूब गए। इन सभी युवकों की उम्र 25 से 30 साल के बीच थी। बड़ा दुखद हादसा हुआ। ये 8 लोग जयपुर से यहाँ पर आए थे पिकनिक मनाने के लिए और तैरने के लिए। अब दुख इस बात का है कि ये 8 दोस्त भी थे, 11 लोग जो थे आपस में रिश्तेदारी भी थी, और क्योंकि इलाका अनजान था, उनको ना तो अनुभव था ना एहसास था कि वो कहाँ पर जा रहे हैं तैरने के लिए या पिकनिक बनाने के लिए, तो एक दूसरे को बचाने में भी आपस में फिसल गए और फंस गए, और इसी वजह से 8 लोगों की मौत हुई। इनकी बॉडीज को रिकवर किया गया है। 3 लोग जो समय खाना पका रहे थे, वो बाहर थे, वो बच गए। हम सबको बड़ा दुख है, और एक साथ इतने लोगों का जाना ये बहुत ही दुखदायी घटना है। मैंने प्रशासन से बात की है, और जो प्रावधान है, जो नियम है, उसके अधिकृत जो कुछ भी मदद हो सकती है परिजनों की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आमदनी वाले लोग नहीं थे और मेहनतकश लोग थे, कमाने वाले लोग थे, तो उनके परिवार वालों को जो आर्थिक मदद हो सकती है, जो माँ योजना है या कोई और योजना है, उसके तहत जिला कलेक्टर और प्रशासन ने वो कार्रवाई चालू कर दी है। और 8 जो शव हैं, जो डेड बॉडीज हैं, उनको अलग अलग एम्बुलेंसेज में हम वापस जयपुर भिजवा रहे हैं। उनके साथ एक पुलिस का व्यक्ति भी जा रहा है, एक रेवेन्यू का व्यक्ति भी जा रहा है। उनके जो हम उनके इस दुख की घड़ी में राहत दे सकते हैं, वो प्रशासन भी कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं। अब मसला ये है कि इस प्रकार की जो घटना हो रही है, कैसे रोका जाए। मैंने अभी इनको निवेदन किया है कि पूरा जो क्षेत्र है, वहाँ पर एक टेक्निकल टीम भेजकर ऑडिट करें, कौन से ऐसे पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है। एआईसीसी के महासचिव सचिन पायलट ने आज अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। इसके साथ ही उन्होंने एक भावुक पोस्ट भी लिखी है। अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पायलट ने लिखा है कि उनकी आकर्षक मुस्कान हमेशा याद आती है। मैं अपने दिवंगत पिता राजेश पायलट को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 25वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 25 साल पहले उनसे जुदा हुए थे, लेकिन अपने छोटे जीवन में उन्होंने बहुत कुछ हमको दिखाया। एक गरीब घर में पैदा होकर देश के बड़े पदों तक पहुंचे, और ये उदाहरण हमारे सामने है। अगर अच्छी छवि हो, ईमानदारी हो, तो बड़े पदों पर रहकर दामन साफ रखकर राजनीति हो सकती है। और मुझे बड़ा फक्र है कि मेरे स्वर्गीय पिताजी ने वायुसेना में काम किया और 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के दांत खट्टे किए। फौज में रहकर, राजनीति में रहकर उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी यादें छोड़ी हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली पीढ़ी उस दिशा में चलेगी जो रास्ता उन्होंने हमको दिखाया है। उन्होंने भी यूथ को काफी समर्थन किया था। वो कम उम्र में सांसद बन गए थे, इंदिरा जी ने उनको चुनाव लड़वाया।
अपनी एयरफोर्स की नौकरी छोड़ी और उन्होंने हमेशा किसान, पिछड़े, वंचित, गरीब लोगों की मदद करने का काम किया और राजनीति में हर पद पर रहे, चाहे सत्ता में चाहे विपक्ष में हो, हमेशा जनता की आवाज उठाई। और मुझे उनका जो हंसता हुआ चेहरा था और वो जिस खुले मन से राजनीति करते थे, मुझे लगता है कि वो हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा आदर्श है आज की। चीन सरकार अब खुलेआम अपने नागरिकों से कह रही है कि काम छोड़ो, शादी करो और बच्चे पैदा करो। आबादी घटने की चिंता में डूबा चीन अब युवाओं को शादी और बच्चे पैदा करने के लिए तरह तरह की रियायतें दे रहा है और देश के कई प्रांतों में शादी की छुट्टी को 3 दिन से बढ़ाकर 30 दिन तक कर दिया गया है। चीन की सबसे ज़्यादा आबादी वाले सिचुआन प्रांत ने शादी की छुट्टी को 3 से बढ़ाकर 20 दिन कर दिया है। अगर आप शादी से पहले मेडिकल चेकअप भी कराते हैं तो आपको 5 दिन की और छुट्टी मिल जाएगी, यानी कुल 25 दिन की छुट्टी, वो भी पूरी सैलरी के साथ। ये प्रस्ताव फिलहाल जून महीने तक लोगों की राय के लिए खुला है। कन्फ्यूशियस की धरती कहे जाने वाले शेडोंग प्रांत में भी शादी की छुट्टी अब 18 दिन कर दी गई है। शांक्सी और गांसू जैसे प्रांतों ने तो इसे और आगे बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। चीन में फिलहाल केंद्रीय स्तर पर सिर्फ 3 दिन की शादी की छुट्टी का प्रावधान है, जो 1980 से चला आ रहा है। दरअसल चीन में शादी करने वाले लोगों की संख्या लगातार घट रही है। 2025 के पहली तिमाही में सिर्फ 1.81 मिलियन जोड़ों ने शादी का रजिस्ट्रेशन करवाया, जो पिछले साल के मुकाबले 8% कम है। 2023 में थोड़ी बढ़त के बाद आंकड़े फिर गिर गए और अब ये स्तर 1980 के बाद सबसे नीचे है। विशेषज्ञों का मानना है कि कम शादी सीधे तौर पर घटती जन्म दर से जुड़ी है। माना जा रहा है कि अब युवा तब तक शादी नहीं करना चाहते जब तक उन्हें बच्चे की प्लानिंग न करनी हो। ऊपर से पढ़ाई और कैरियर में व्यस्तता है और व्यक्तिगत आजादी की सोच ने पारंपरिक शादी की धारणा को और कमजोर कर दिया है। चीन अब शादी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी आसान बना रहा है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत, आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।